लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कल आपको रिस्क असेसमेंट की असाइनमेंट दी गई थी। हमने कल डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ी कि किन क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से हमें क्या रिस्क आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद होम असाइनमेंट के तौर पे अपेंडिक्स 2 चैप्टर 10 के अपेंडिक्स 2 के 4 क्वेश्चंस थे जो असाइनमेंट में दिए गए। डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन की। सबसे पहले अपेंडिक्स 1 पे आइए। अपेंडिक्स 1 हमें ये बता रहा है कि हमने एग्जाम में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना। सबसे पहले देखिए अपेंडिक्स 1 पेज 243 स्ट्रक्चर ऑफ द केस कह रहे इन एग्जाम यू मे बी गिवन फाइनेंशियल्स एंड और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? वो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में उससे इंफॉर्मेशन दी होती है। अबाउट ऑडिट क्लाइंट एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट ऑडिट रिस्क। आइडेंटिफाई को अंडरलाइन कीजिए और ये जो 3 वर्ड्स है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, इसको अंडरलाइन कीजिए। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि हेडिंग बनाओ, मुझे बताओ कि रिस्क किस एरिया में है, क्रेडिटर्स में है, डेटर्स में है, इन्वेंट्री में है, फिक्स एसेट्स में है। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि हेडिंग बनाओ इसकी। और हेडिंग में नॉर्मली हम क्या बताते हैं, किस एरिया में रिस्क है। इफ डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, इसका क्या मतलब है कि अब उस हेडिंग को एक्सप्लेन भी करो कि क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से आपको ये लगा कि इसकी वजह से इस एरिया में रिस्क हो सकता है। नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है हमारी, प्रेजेंटेशन क्या होती है जब हम रिस्क की केस स्टडी कर रहे होते हैं कि जिस एरिया में रिस्क होता है, आपको पता है रिस्क का अल्टीमेट इफेक्ट किसी ना किसी एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही होता है। जिस रिस्क का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ना हो वो ऑडिट रिस्क ही नहीं होता। तो हर ऑडिट रिस्क का अल्टीमेट इफेक्ट किसी ना किसी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो रहा होगा। तो आइडेंटिफाई करने में से मुराद उसकी है हेडिंग बना के हमने ये बताना है कि किस एरिया में इसका इफेक्ट आ रहा है। और इवैल्यूएट करो, एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है कि हमने उसे बताना है कि क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन से हमें लग रहा है इस एरिया में इफेक्ट है। जैसे वो कहता है कि जी जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई, तो हम हेडिंग में लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। और फिर एक्सप्लेनेशन में उसे बताएंगे कि अगर न्यू मॉडल लॉन्च किया है तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो ओल्ड मॉडल स्टॉक है, वो ऑब्सोलीट हो सकता है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, हेडिंग बनानी है। और एक्सप्लेन, इवैल्यूएट करने का मतलब क्या हुआ, हमने बताना है कि क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन से हमें लगा कि यहाँ पे रिस्क है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने के लिए 1.5-2 लाइनें काफ़ी हैं, कोई पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है 5-6-7 लाइनों का। ठीक है, 1.5-2 लाइनें, 2.5 लाइनें काफ़ी होती हैं एक रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन अगर किसी एक इंफॉर्मेशन की वजह से एक से ज़्यादा एरियाज पर रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा हो तो आपको पता है फिर हम उसको अलग-अलग एक्सप्लेन करते हैं। जी, सजेस्टेड अप्रोच कह रहा है क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ें, जिस जिस इंफॉर्मेशन से आपको लग रहा है कि रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है उसको अंडरलाइन करें। ऐसे नहीं करना आपने कि इधर रिस्क नजर आया उधर साथ लिखने बैठ गए। पहले एक दफ़ा पूरा 5-7 मिनट लगा के क्वेश्चन को पढ़ लें और जिस जिस इंफॉर्मेशन से रिस्क आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाएं। बाद में फिर एक ही दफ़ा सबको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ताकि जिस वक्त हमारा माइंड एनालिसिस कर रहा है उस वक्त सिर्फ एनालिसिस करे, जिस वक्त हमारा माइंड ड्राफ्टिंग कर रहा है उस वक्त सिर्फ ड्राफ्टिंग करे। ये ना हो कभी एनालिसिस कभी ड्राफ्टिंग, कभी एनालिसिस कभी ड्राफ्टिंग। ठीक है, वो मुनासिब नहीं होता। तो पहले हमने क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ के सारे रिस्क को अंडरलाइन कर देना, जिस जिस इंफॉर्मेशन से हमें रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके बाद फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। सजेस्टेड फॉर्मेट में कह रहा है कि आपके पास ये फॉर्मेट है जो फॉलो करना। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी में वो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकता है प्रोसीजर भी हमसे पूछे, हो सकता है रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर ना पूछे।
अगर तो वो रिक्वायरमेंट में कहता है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है और मुझे प्रोसीजर भी बताओ कि आप कैसे एड्रेस करोगे इस रिस्क को, तो फिर तो आपका फॉर्मेट यही होगा जो प्रेस्क्राइब किया गया। यानी आपने उसे 3 कॉलम में बताना होगा कि रिस्क फैक्ट, ये एक कॉलम में आपने बताना होगा उसको कि रिस्क, और दूसरे कॉलम में उसको बताना होगा कि उसको हमने एड्रेस कैसे करना है। 2 चीजें बतानी होगी। ये जो रिस्क फैक्टर वाला कॉलम है, पहले वाला कॉलम, ये लिखना जरूरी नहीं है आपके लिए। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है कि क्वेश्चन में से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। आपके सॉल्यूशन में ये ब्लैक वाले कॉलम ही होंगे 2। तो अगर तो आपको उसने कहा है कि मुझे रिस्क भी बताओ, प्रोसीजर भी बताओ, आपने ये कॉलम वाइज अप्रोच अडॉप्ट करनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर दो और एक्सप्लेन कर दो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हमें वो कहता है सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करो, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन कर दो, पहला फॉर्मेट आपके पास क्या है कि आप हेडिंग दे पहले रिस्क की और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिस्क की हेडिंग दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो हम सारा ब्लैक से ही करते हैं ना, तो ये तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कह रहा हूं, वरना एग्जाम में आप दोनों ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग भी एक्सप्लेनेशन भी। हाँ, हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे डिफरेंशिएशन के लिए। फिर दोबारा हेडिंग दी, उसके बाद दूसरा रिस्क एक्सप्लेन कर दिया। एक ये फॉर्मेट, ये भी एक्सेप्टेबल है। दूसरा फॉर्मेट क्या है, आपने कॉलम वाइज अप्रोच अडॉप्ट की, आपने लाइन लगाई, लेफ्ट साइड पे लिखा रिस्क, यानी हेडिंग, हमारी जो हमारी हेडिंग बनती है वो हेडिंग किधर दे दी, लेफ्ट साइड पे, और एक्सप्लेनेशन यहां दे दी। पहले हेडिंग लिख दी, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लाइन लगा के अगला रिस्क, उसकी हेडिंग दी और उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह आगे चलते रहेंगे। ये दोनों अप्रोच एक्सेप्टेबल है, यानी हेडिंग ऊपर, एक्सप्लेनेशन नीचे, ये भी अप्रोच एक्सेप्टेबल है। हेडिंग लेफ्ट कॉलम, एक्सप्लेनेशन राइट कॉलम, ये अप्रोच भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लेकिन कौन सी अप्रोच एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप सारी हेडिंग इकट्ठी लिख दें, सारी एक्सप्लेनेशन इकट्ठी कर दें, ये अप्रोच एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, उसी तरह जब हमसे प्रोसीजर भी पूछेगा, कहेगा रिस्क भी बताओ, प्रोसीजर भी बताओ, तो फिर चूंकि प्रोसीजर रिस्क के लिहाज से होते हैं, हर रिस्क के अलग प्रोसीजर होते हैं। जो इन्वेंट्री में रिस्क होगा, इन्वेंट्री के लिए अलग प्रोसीजर, डेटर्स में रिस्क है, डेटर्स के लिए अलग प्रोसीजर, फिक्स एसेट में रिस्क है, फिक्स एसेट के लिए अलग प्रोसीजर, रीवैल्यूएशन में रिस्क है, उसके लिए अलग प्रोसीजर, रिलेटेड पार्टी में रिस्क है, उसके लिए अलग प्रोसीजर। तो चूंकि हर रिस्क के प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, तो अगर प्रोसीजर पूछेगा तो फिर आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि कॉलम वाइज अप्रोच ही आपने अडॉप्ट करनी है, ताकि हर रिस्क के साथ ही आगे उसके प्रोसीजर लिखे, हर रिस्क के साथ ही आगे उसके प्रोसीजर लिखे। फिर आपने इस अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। कुछ क्लियर हुई बात? क्योंकि इसमें खतरा होता है कि आप प्रोसीजर और रिस्क को मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे प्रोफेशनल जो हैं वो इस फॉर्मेट को भी ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं कि रिस्क और प्रोसीजर अलग-अलग आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती है। तो एग्जाम में जो सॉल्यूशंस के नॉर्मली फॉर्मेट देता है वो भी इसी फॉर्मेट के ऊपर ड्राफ्ट होते हैं। इसलिए आपके लिए फॉर्मेट ये रिकमेंड, खास तौर पे जब उसने हमसे प्रोसीजर मांगे तो आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। प्रोसीजर ना मांगे, सिर्फ रिस्क कहे, फिर ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है, ये भी, दोनों इक्वली। ठीक है, मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मतलब आपका डिसीजन नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, पर्सनली रिकमेंड करता हूँ इस फॉर्मेट को, क्योंकि आगे चल के और भी बहुत सी केस स्टडी हैं जो इस फॉर्मेट पे कुछ केस स्टडीज होती हैं, कुछ नहीं होती, इस पे हर एक केस स्टडी हो जाती है। ठीक है, बहरहाल ऑप्शन आपकी है। तो उसने हमें फॉर्मेट बता दिया।
फिर इसके बाद एक अहम चीज जो रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी को सॉल्व करते हुए आपने ध्यान में रखनी है, अगर हमें वो क्वेश्चन में रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स करवाता है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे देता है, आपने जिस तरतीब से रिस्क असेसमेंट सिखाई गई है उसी तरतीब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी पहले इनकम स्टेटमेंट में रिस्क असेसमेंट करनी है, बाद में बैलेंस शीट की रिस्क असेसमेंट करनी है। और इनकम स्टेटमेंट में उसी तरतीब से पहले सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एक्सपेंसेस, उसी तरतीब से रिस्क असेसमेंट करनी है जिस तरतीब से इनकम स्टेटमेंट चली आ रही है। ठीक है, और उसी तरह फिर बैलेंस शीट में उसी तरह पहले रेशोज कैलकुलेट करनी है, डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह। और फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो बाकी की बैलेंस शीट में से रिस्क आइडेंटिफाई करना है। मतलब बैलेंस शीट में सबसे अहम हमारे लिए क्या चीज होगी रिस्क असेसमेंट के लिए? रेशोज। 4 रेशोज तो कंफर्म हम तकरीबन हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिट, वो खुद से नहीं कहेगा ये वाली रेशो कैलकुलेट करो, हमने खुद से बैलेंस शीट को देख के अंदाजा लगाना होगा कौन कौन सी रेशो इधर कैलकुलेट होनी है। डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, करंट रेशो। करंट रेशो के साथ वैसे एक ही बात होती है, लेकिन समटाइम एक दूसरी रेशो मिला लेता है, क्विक एसेट रेशो। ठीक है, वो भी वही चीज है जो कि करंट रेशो है। दोनों की एक्सप्लेनेशन इसलिए हम नॉर्मली इकट्ठी कर देते हैं। तो तरतीब वाली बात क्लियर हो गई। अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देगा तो हमने इनकम स्टेटमेंट पहले, बैलेंस शीट बाद में। और इनकम स्टेटमेंट को जिस तरतीब से हमने रिस्क असेसमेंट क्लास में सीखी है उसी तरतीब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, अब डिस्कशन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले तो केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में बताइए कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जो आपको समझ में ना आया हो। जी, फोर्थ वाला, अच्छा इंपोर्ट्स वाला। जी, तो इंपोर्ट्स अगर सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स हैं तो क्या अच्छा इसमें एक टर्म यूज हुई है आपको मैं बताना भूल गया, FCY। इसका क्या मतलब है भला? फॉरेन करेंसी। शाबाश, ठीक है। वो प्रैक्टिस में चूंकि हम फॉरेन करेंसी की बजाय FCY लिखता है तो लिखते लिखते मैं भी FCY लिख गया। असूली तौर पे मुझे पूरा नाम लिखना चाहिए था फॉरेन करेंसी। इसी तरह अब फॉरेन करेंसी FCY बता दिया तो एक और टर्म भी साफ बता देता हूँ, LCY भी एक टर्म होती है, उसका मतलब है लोकल करेंसी। तो इंपोर्ट में कह रहा है क्या रिस्क होता है? कहता है पहली चीज तो ये कि गुड इन ट्रांजिट मे नॉट बी अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। ये समझ आ गई आपको? फिर भाई ये एक्सप्लेन कर दो, आगे चलते हैं। अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट मे नॉट बी यूज्ड इन रिकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी सेल एंड परचेज। ये उस वक्त की बात कर रहा है जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे परचेज। जैसे हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, परचेज की हमने 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई को मुझे कौन से वाला रेट यूज करना है ये अहम है। क्या डॉलर में इनवाइस आई, डॉलर में ही रिकॉर्ड कर दूं? वो गलत होगा। अच्छा डॉलर में अब उसमें एक्सचेंज रेट में भी आपको होता है, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। तो ये हमें स्टैंडर्ड गाइड करते हैं कि हमने कौन सा रेट अप्लाई करना है। तो कहता है रेट अप्लाई करने हुए आप गलती कर सकते हैं। हो सकती है गलती के नहीं हमारे स्टाफ से, ठीक है। आपने तो स्टैंडर्ड भी पढ़ा है, आप तो शायद अगर अकाउंटिंग करें तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो जो ICOM BCom करके बैठा है अकाउंटेंट वो गलती कर सकता है। अच्छा ये भी रिस्क क्लियर हो गया। तीसरा रिस्क राइज होता है जब ईयर एंड आएगा। हमारे जितने भी रिसीवेबल और पेबल फॉरेन करेंसी में होते हैं, हमने ईयर एंड पे उन्हें अपडेट करना होता है। देखिए कन्वर्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं रुपीज में वो, लेकिन अब हमने उसको अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या है भाई? रिकॉर्ड हुए हैं 25 जुलाई वाले, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन के रेट पे, और अब हमने अगर आज पेमेंट करते हैं उनकी, तो मुझे बताइए मार्केट से आज डॉलर खरीद के पे करना पड़ेगा ना। तो अब अगर आज की लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आज के रेट के मुताबिक होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट डेट पे हमारे जितने भी फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेबल होते हैं उन्हें हम अपडेट करते हैं बैलेंस शीट डेट के एक्सचेंज रेट पे। तो उसमें रिस्क है क्या कि क्लाइंट ने उसको या तो अपडेट नहीं किया होगा, या अपडेट किया है तो गेन या लॉस, आपने अगर एक्सचेंज रेट का टॉपिक पढ़ा, वो एक्सपेंस में जाता है या इनकम में जाता है, वो रेलिवेंट एसेट में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो रिस्क होगा कि उसने अकाउंटिंग से या तो अपडेट नहीं किया या उसको रेलिवेंट अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया, गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गया मेरे भाई? जी, और कोई क्वेश्चन?
गोइंग कंसर्न वाला कौन सा जी, ये कौन सा है? गोइंग कंसर्न तो यहाँ पे मुझे कोई नजर, अच्छा बैंकर्स हैव डिक्लाइन, अच्छा ठीक है ठीक है, वो एक लफ्ज आपने बता दिया, मैं हेडिंग देख रहा था, ठीक है मेरी गलती। ये बैंकर्स हैव डिक्लाइन टू इंक्रीज द बोरोइंग लिमिट, बैंक से कंपनी लोन लेने के लिए गई, बैंक ने कहा लोन कोई नहीं देना आपको। जरा सोच के बताइए, बैंक का तो काम ही लोन देना है, बैंक ने क्यों इनकार किया होगा? क्योंकि इनकी लिक्विडिटी में मसला होगा, इनके पास हो सकता है सफिशिएंट एसेट ना हो सिक्योरिटी के तौर पे देने के लिए, हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी इनफ लोन ले लिया हो जो इनके लिए रीपे करना मुश्किल हो रहा है, हो सकता है एग्जिस्टिंग लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो, कुछ मसले मसाइल होंगे तभी बैंक ने रिफ्यूज किया ना, वरना बैंक थोड़ी रिफ्यूज करता है। तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब है कंपनी, बैंक ने रिफ्यूज कर, कंपनी को पैसों की जरूरत है, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दूसरे बैंक के पास भी गए, उस दूसरे बैंक का डिसीजन बताया उसने? नहीं बताया, हो सकता है वो अलाउ कर दे, हो सकता है ना अलाउ, इसलिए हमने थोड़ा सा कंडीशनल बात कर दी कि अगर दूसरा बैंक रिफ्यूज कर देता है तो फिर कंपनी गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज होगा। अब गोइंग कंसर्न का इश्यू क्यों राइज होता है, ये कहानी सुन लें। आपके सिलेबस में, लॉ के सिलेबस में वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तो नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, है पुराने जमाने में होती थी लॉ में, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का टॉपिक नहीं है भाई, कंफर्म है मुझे नहीं है, वो तो मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है आप पक्के ही हो जाते हैं, नहीं है। वाइंडिंग अप में एक जगह पे आज से कुछ जब मैं स्टूडेंट था तब उस वक्त पॉइंट पढ़ा था C5 लेवल के, अभी भी शामिल होगा वाइंडिंग अप, उसमें वो कहता था कि अगर कंपनी ने किसी क्रेडिटर को पैसे देने अपने, और उस वक्त अमाउंट भी थी, अब शायद चेंज होगी 50,000 की अमाउंट, अगर कंपनी ने अपने किसी भी क्रेडिटर को 50,000 रुपये देने हैं और कंपनी उसको पैसे नहीं देती और वो क्रेडिटर कोर्ट के पास आ जाता है कि सर ये कंपनी मुझे पैसे नहीं दे रही, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी को वाइंड अप करके एसेट बेच के इस बंदे के पैसे अदा किए जाए, ठीक है, ये वाइंडिंग अप हो। इसका मतलब ये है अगर कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट ना करे और वो क्रेडिटर कोर्ट के पास चला जाए तो कंपनी वाइंड अप हो सकती है कि नहीं? अब देखिए इनको पैसों की जरूरत है, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, पैसों की जरूरत किस लिए होगी? जाहिर है उन्होंने बिजनेस चलाना है, कुछ नए प्रोजेक्ट लगाने होंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सपोर्ट करना है, लायबिलिटीज पे करनी होगी, ठीक है, बहुत सारे कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर इन्हें नए बैंक से भी लोन नहीं मिलता तो क्या रिस्क है कि ये वाइंड अप हो जाएगी कंपनी, इसीलिए गोइंग कंसर्न को इंडिकेट। जी भाई कहानी समझ आई आपको कि जब कभी कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे करने में डिफॉल्ट करेगी, इसका मतलब ये हुआ जब कभी कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे करने में डिफॉल्ट करेगी, रिस्क होगा गोइंग कंसर्न का। जी और कोई क्वेश्चन? वन बाय वन। जी रिस्क फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हेडिंग में हमने बताना होता है एरिया जहां पे रिस्क आ रहा है, जो रिस्क फैक्टर है वो एक्सप्लेनेशन में आ जाता है हमारा। रिस्क फैक्टर जो पहले वाला कॉलम है, मैंने बताया, मैंने कहा ये आपने कॉलम इंक्लूड नहीं करना सॉल्यूशन में, लेकिन इस बात का जिक्र हमारी एक्सप्लेनेशन में आएगा, रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए इसका जिक्र आएगा, ठीक है, कॉलम नहीं बनाना अलग। लेकिन जब रिस्क को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना कि गोइंग कंसर्न इशू किस वजह से आया, बिकॉज एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज, उसका जिक्र एक्सप्लेनेशन में आएगा, ठीक है, कॉलम अलग से देने की जरूरत नहीं। अच्छा दे दें हर्ज भी कोई नहीं, लेकिन जरूरत नहीं होती, ठीक, ये मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो क्या हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको अलहदा कॉलम की शक्ल में प्रेजेंट करें? क्वेश्चन में जो रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं क्या अलहदा कॉलम की शक्ल में उसे प्रेजेंट करना चाहिए? लाजमी नहीं है, बेहतर है ना करें। क्यों? क्योंकि वो रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है जी। कंपनी कैश में डीलिंग करती है, ये तो अच्छी बात है। आप कॉलेज से, आप घर से कॉलेज आए
और जेब में 1 लाख रुपया इधर रखा हो, 1 लाख रुपया इधर, क्या ये अच्छी बात है? ताकि जैसे ही पैसों की जरूरत पड़े फौरी खर्च कर ले, सिर्फ इतना ऐसे लोग कहेंगे अच्छी बात है, खासतौर पर जब इन्हें पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसे होते हैं, ठीक है, और ये आपके दोस्त बन जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं निकाले पैसे, तो चोरी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह कंपनी अगर सिग्निफिकेंट कैश में डील कर रही है तो याद रखे जहां कहीं कैश होता है, एसेट्स मिस एप्रोप्रिएट हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? कौन से वाले एसेट चोरी हो सकते हैं वाला? जो प्रीशियस हो और पोर्टेबल हो। मुझे खुद सोच के बताइए, कैश से ज्यादा प्रीशियस आइटम और कैश से ज्यादा पोर्टेबल कौन सा एसेट है? इसीलिए जहां कहीं थोड़ा बहुत कैश रखा हो कोई हर्ज नहीं है, वो जरूरत के लिए जरूरी होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट कैश का होना, कैश इन हैंड होना, ये रिस्क होता है। आगे चल के हम कंट्रोल्स वाले टॉपिक में इसके ऊपर एक केस स्टडी भी उसमें ये डिस्कस करता है कि कंपनी क्या करती है, अपना 1.5-2 हफ्ते का जो भी कैश रिसीव होता है वो अपने बिजनेस प्लेस पे संभाल के रखती है और 2 हफ्ते के बाद बैंक में जमा करवा देती है। बताइए कोई प्रॉब्लम है? कहेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम है। हर रोज का कैश इकट्ठा होता रहे, 1.5-2 हफ्ते बाद एम्प्लॉइज को भी पता है कि जी कैश 2 हफ्ते बाद डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जब 1.5, 8, 10, 12 दिन का कैश इकट्ठा हो जाएगा, कोई एम्प्लॉय हो सकता है चोरी कर ले। तो सिग्निफिकेंट कैश में डीलिंग होना ये रिस्क होता है। नहीं, बैंक में कोई इशू नहीं है, बैंक में कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा और कंसेप्ट में आ गया, किसी जगह पढ़ा था मैंने, क्वेश्चन में नहीं था, किसी वो कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा था शायद, उसमें था कि जब एक कंपनी है, हेड ऑफिस उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फर्स्ट कीजिए जैसे गोरमे है, ठीक है, वो ब्रांचेस कैश रिसीव कर रही होंगी और उन्होंने हेड ऑफिस को जमा करवाना है कैश। क्या ब्रांचेस को, ये 2 ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन, क्या सिस्टम ये होना चाहिए कि हम ब्रांचेस को कहें कि जितना भी कैश रिसीव होता है अपने जरूरी खर्चे उसमें से लेस करके पे करके नेट कैश हमें हेड ऑफिस भिजवाओ, या कि ये ज्यादा बेहतर है कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी ब्रांच को कहे कि सारे का सारा ग्रॉस कैश हमें भिजवाओ, खर्चों के लिए पैसे हम तुम्हें अलहदा से भेजेंगे। ये ज्यादा, क्योंकि इसमें रिकंसिलिएशन बन जाती है, अमाउंट्स मैच हो जाती हैं, कितना रेवेन्यू है हमारा, वरना तो रेवेन्यू और एक्सपेंस में फर्क भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर ब्रांच सिग्निफिकेंट कैश में खुद डीलिंग कर रही है और कैश में पेमेंट्स और रिसीट्स हो रही है, हमेशा उसमें रिस्क होता है। और कुछ भी ना सही तो कम से कम कैशियर तो लेके जा सकता है, जिस दिन बड़ी पेमेंट आ गई उस दिन कैशियर गायब हो जाएगा। जी, स्कोप लिमिटेशन नहीं, उसकी इंडिकेशन है। मुझे आप ये बताएं, मुझे आप आके कहें सर हमने ऑडिट पढ़ना है, मैंने कहा ठीक है भाई यही तो मेरा काम है, और नहीं सर मैंने पहले नहीं पढ़ा, 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ना है। अब देखिए नॉर्मल तो उसके लिए 4 महीने चाहिए होते हैं ना, ठीक है। अब अगर आप मुझे 1 महीना कहेंगे, मैं पैसे दे के शायद एग्री हो जाऊं कि भाई अच्छे पैसे दे रहे हैं, ठीक है आ जाओ, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा? क्या मैं आपको उसी तरह तसल्ली से पढ़ा सकूंगा जिस तरह 4 महीने वाले स्टूडेंट को? नहीं पढ़ा सकूंगा। अब अगर क्लाइंट हमें कहता है कि भाई तुमने 1 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट, हालांकि हमें 2.5 महीने चाहिए, तो फिर क्या रिस्क, हम क्या करेंगे? हम तो फिर कुछ ना कुछ प्रोसीजर मेड कर दें। और क्लाइंट अगर प्रेशराइज करे जल्द से जल्द काम करो, जल्द से जल्द काम करो, इसका मतलब है क्लाइंट इनडायरेक्टली हमें प्रेशराइज कर रहा है कि भाई काम कम करो। जब क्लाइंट हमें कहता है जल्द से जल्द काम करो, तो उसका जो साइलेंट मैसेज होता है वो क्या होता है? कम काम करो, क्योंकि उसे पता है जल्द से जल्द हम पहले 10-10, 12-12 घंटे तो एक दिन में काम कर रहे होते हैं, अब क्या 20 घंटे काम करना शुरू करते हैं, तो इसमें रिस्क नहीं। ये बात आपको समझ आ गई? इंटरिम ऑडिट अगर क्वेश्चन में कहे तो हम कहेंगे ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं और नॉर्मली जिक्र नहीं करता। तो जब कभी क्लाइंट प्रेशराइज करे हमें कि जल्द से जल्द स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे, तो उसमें हमेशा रिस्क होता है कि कुछ प्रोसीजर परफॉर्म होने से रह जाएंगे। जी, जनरली क्या फर्म के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो डेडलाइन को मीट कर सके, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि रीजनेबल डेडलाइन को मीट कर सके। और स्टैंडर्ड यही कहता है कि आपने स्टार्ट में देख लेना है कि कितने दिनों को, वो जो हम प्लानिंग में यही चीजें तो देख रहे होते हैं कि हाँ कितने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं हमने, स्ट्रेटजी क्या होगी, उस लिहाज से कितने बंदे चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए।
अगर तो फर्म के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों, वो कहते हैं ऑडिट को एक्सेप्ट करें, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है रिफ्यूज कर दें। अब उस वक्त तो हमने हिसाब लगा लिया 2.5 महीने का, अब बाद में ऑडिट के दौरान में क्लाइंट हमें ये कहता है नहीं 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करें, तो ये उनकी तरफ से हाँ इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन है ना, मतलब इंडिकेशन है, रिस्क है कि हो सकता है हम डेडलाइन कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी कुछ प्रोसीजर को मिट कर दें। ठीक है जी सर, यहाँ पे पॉइंट है कैश फॉर परचेज ऑफ गुड्स पेड इन एडवांस। जी जी सर, इसके अंदर ये बात तो ठीक है, ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, लेकिन इनकम के साथ किस तरह लिख पाएंगे? देखिए अगर हमने नहीं इनकम, इसने असल में मैंने हेडिंग को, ये जो 4th वाला पॉइंट है ना, इसमें हेडिंग को जनरलाइज किया है, वरना वो परचेज की बात कर रहा है तो इसमें सेल्स का या इनकम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने हेडिंग को जनरलाइज किया, इसमें से इनकम का लफ्ज काटना चाहें काट दें, ये स्पेसिफिक हेडिंग बन जाएगी हमारी। ठीक है, ये 4th वाली जो हेडिंग है कैश फॉर परचेज ऑफ गुड इज पेड इन एडवांस, इसमें यही रिस्क है ना कि आप कैश परचेजेस अर्ली जिस एट टाइम ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके ऊपर जो पॉइंट है कि इन्वेंटरी सेल दैट वेरियस वेरिएशन पूरे क्वेश्चन में, ये अगली बात ठीक है 100%। जी, इन स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने 3rd रिस्क में लिखा है इन्वेंटरीज हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस, ये तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लिखा होगा, मेरा ख्याल है कहाँ लिखा हुआ? हाँ जी, दूसरे में हाँ, कंपनी इट्स हैज इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स इन ऑल मेजर सिटीज, नहीं लिखा हुआ भैया, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन के एंड में। इससे क्या रिस्क हुआ? ये तो अपनी शॉप के ऊपर रखा हुआ है। नहीं तो उसमें ऑडिटर के लिए रिस्क है, अपनी शॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, ये रिस्क नहीं है कि क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी और की इन्वेंट्री के साथ मिक्स हो जाएगी, ये रिस्क नहीं है। लेकिन हमारे लिए एज ऑडिटर ये रिस्क तो है कि जब हम एक शॉप पे जाएंगे क्लाइंट उधर इन्वेंट्री काउंट करवाएगा, जब दूसरी शॉप पे जाएंगे क्लाइंट रातों रात उधर शिफ्ट करवा, ये आपको बताया था ये केस, हाँ, तो उस वजह से रिस्क है। नहीं फिर कोई और केस बता देंगे जी भाई। अनयूजुअल ग्रोथ का कोई जिक्र नहीं है, हाँ जी 12% इंक्रीज होगी तो सेल्स का रिस्क आ सकता है कि सेल्स सिग्निफिकेंट है। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, वो मैंने वैसे समझानी थी जब आप ये इलस्ट्रेशन 2nd और 3rd की बात होती है, लेकिन आपने पूछ लिया, अभी एक्सप्लेन करता हूं। समटाइम ऐसा होगा कि जब हम रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स कर रहे होंगे, या इवन रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स में भी हो सकता है, रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स कर रहे होंगे तो आप मुझे कहेंगे सर ठहर जाएं, आप हमें जो प्रैक्टिस करवा रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं कहूँगा वो कैसे? आप कहेंगे सर एक हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें पिछले साल की निस्बत इस साल एक्सपेंस जो है वो 12% इंक्रीज हो रहा था, आपने उसको छोड़ दिया था, जिक्र नहीं किया। इस क्वेश्चन में पिछले साल की निस्बत वही एक्सपेंस 8% इंक्रीज हो रहा है, इसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है, उधर क्यों छोड़ा था, और अगर उधर छोड़ा था तो इधर क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरे भाई ये जो रिस्क असेसमेंट है ये ऐसे ही है जैसे कोई मछली वाला मछलियां पकड़ता है, वो क्या करता है, वो दरिया में डालता है जाल, उसमें बड़ी मछली भी आ जाएगी, छोटी मछली भी आ जाएगी। फर्ज कीजिए अगर बड़ी मछली भी आई, छोटी मछली भी आई, बड़ी मछलियों से उसका गुजारा चल सकता है, वो क्या करता है भला? क्या बड़ी मछली छोटी मछली दोनों को घर ले आता है? नहीं, छोटी मछलियों को वापस दरिया में फेंक देता है, कहते हैं नहीं जब ये बड़ी हो जाएगी फिर इनको पकड़ूंगा, जाना कि नहीं, इधर इन्होंने उधर ही रहेंगे। अब अगर एग्जाम्पल समझे, इसी तरह करेगा ना वो नॉर्मली। अच्छा, अब अगर वो जाल डालता है और सारी की सारी छोटी मछली आती हैं, अब क्या करेगा? क्या दोबारा उनको वापस फेंक देगा दरिया में? नहीं, अब उन्हें पता है भाई गुजारा तो चलाना अपना, अब इन्हीं को इंक्लूड कर लेगा अपने स्टॉक को। उसी तरह जब हमारे पास रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, गौर से सुनेगा ये बात, रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ बड़ी मछलियां यानी बड़े रिस्क भी होंगे, कुछ छोटी मछलियां छोटे रिस्क भी होंगे।
क्वेश्चन कह रहा है 5 रिस्क आइडेंटिफाई करो। कितने आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको? एक आधा एक्स्ट्रा करना चाहिए आपको, 6 या मैक्सिमम 7 कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन में फर्ज कीजिए 8 रिस्क है, हमने 6 इंक्लूड करने हैं, फैसला किया। हमें कौन से वाले इंक्लूड करने चाहिए? बड़े बड़े। इस सूरत में हम छोटे वाले जो इनसिग्निफिकेंट रिस्क होंगे उनको एक्सक्लूड कर दें। हालांकि वो रिस्क हैं, लेकिन जब हमारा बड़े रिस्क से गुजारा हो रहा है तो छोटे रिस्क को डिस्कस करने का क्या फायदा बात। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिले ही ना, फिर क्या करना है? फिर हमने छोटे छोटे रिस्क को भी इंक्लूड कर देना, कवर कर देना। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होगा कि क्वेश्चन में कोई बड़ा रिस्क भी है, छोटा रिस्क भी है, मैं बड़ा रिस्क कवर कर दूंगा क्योंकि उससे मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, गुजारा हो जाता है हमारा। आप कहेंगे सर ये छोटा रिस्क, तो मैं कहूंगा दिल करता है तो लिख दो, वरना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे रिस्क ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने फोकस करना है बड़े रिस्क के ऊपर। बड़े रिस्क अगर डिस्कस करने से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, छोटे रिस्क को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बड़े रिस्क से ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी कसर है, फिर क्या करना है? छोटे रिस्क को भी इंक्लूड कर देना। अगर ये बात समझ आई तो छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। बताइए क्या रिस्क है? कोई क्या कहेंगे कि कौन सा रिस्क है? कि मिस क्लासिफिकेशन हो सकती है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि फिक्स एसेट जब परचेज करते हैं बाय नेचर बाय डिफॉल्ट ये रिस्क होता है मिस क्लासिफिकेशन का। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, और फिर कह दे कि नई प्रोडक्ट्स भी थी जो लॉन्च की और वो ऑब्सोलीट हो गई। अब प्रोडक्ट्स वाला तो हम रिस्क डिस्कस कर देंगे, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का। फिक्स एसेट का जब रिस्क हम डिस्कस करेंगे, बताइए हमें क्या लिखना चाहिए? पहली ऑप्शन मिस क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी ऑप्शन इंपेयरमेंट, तीसरी ऑप्शन दोनों। अब देखें, पहले इंपेयरमेंट, अगर तो इंपेयरमेंट का रिस्क डिस्कस हो कि आपके पास सफिशिएंट बाकी रिस्क हैं, तो फिर मिस क्लासिफिकेशन का लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी मजीद हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, हमारे पास रिस्क की तादाद कम है, फिर आप मिस क्लासिफिकेशन का भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? इंपेयरमेंट, वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये ना हो कि आप छोटे रिस्क के चक्कर में बड़े रिस्क को इग्नोर कर जाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटे रिस्क के चक्कर में बड़े रिस्क को इग्नोर नहीं करना। वो आपने लतीफा सुना हुआ है? वो मैं सुनाया था, मेरा ख्याल है, वो सहेली वाला नहीं सुनाया? टाइम चले मैं यार सुनाए। लेकिन नतीजा आपने फिर खुद बताना है कि इससे नतीजा क्या निकला। वो कोई लड़की थी, उसकी नज़र बड़ी ख़राब थी, तो सहेलियां उसके मजाक उड़ाती थी। एक दिन उसने फैसला किया मैं ऐसी मिसाल बनाऊंगी आज कि उसके बाद कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए कि मेरी नज़र ख़राब है। उनका कोई कॉलेज का टूर जा रहा था कहीं, टूर में वो भी गई। अच्छा, वहां किसी पार्क में बैठे थे, उसने क्या किया, चुपके से एक सुई निकाली और दूर एक दरख्त में, कोई पार्क वाला या कोई ओपन जगह थी जहां पे वो टूर के लिए गए, दूर एक दरख्त पे वो सुई बो दी और फिर वापस आके सहेलियों से कहने लगी वो देखो वो दरख्त में तुम्हें सुई नजर आ रही है। अब उन्हें कहाँ नजर आनी थी? कहते नहीं हमें तो कोई नजर नहीं आ रही। कहते नहीं वो सुई नजर आ रही है, वो देखो वो चमक रही है, तुम्हें नजर नहीं आई, तुम लोगों की नजर ज्यादा ही खराब हो गई लगता है। उनका नहीं उधर कोई सुई नहीं है। कहते ठहर जाओ अभी मैं लेके आती हूँ। वो गई उधर, सुई निकाली और बड़ी खुश कि आज के बाद कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। बागी बागी वापस आई, रास्ते में गाय से टकरा गई। तो मुझे ये बताइए, हमने जब रिस्क असेसमेंट करनी है तो दूर की सुई पे जब नजर रखनी है वो रख लें, वो आपकी मर्जी है रखे ना रखे, मुझे उससे गर्ज नहीं है। ये जो करीब की गाय है ना, इसको इग्नोर नहीं करना। तो जी ऐसे ही करेंगे। अब चलिए वापस आ जाए जी। इसमें कोई और इशू जी? स्कोप लिमिटेशन नहीं, स्कोप लिमिटेशन बड़ा रिस्क है जी। नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि डिड नॉट विश। हाँ लिखा, तो इधर लिखा होगा नहीं, ये रिस्क है कि वो क्यों रीपॉइंट नहीं होना चाह रहा।
ये नहीं, इसको इंक्लूड कर लें फिर अगर नहीं लिखा हुआ तो ये होना चाहिए कि रिस्क क्या होगा कि प्रीडिसेसर ऑडिटर क्यों रीअपॉइंट नहीं होना चाह रहा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में हमें कहता है प्रीडिसेसर ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाह रहा, तो हम सोचेंगे भाई देखिए उसका तो काम है ऑडिट करना, तो वो क्यों रिफ्यूज कर रहा। लगता है कोई ना कोई स्कोप लिमिटेशन होगी, लगता है कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट होगा। हाँ, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, तो हमें उसको भी क्वेश्चन में कंसीडर करना चाहिए। लेकिन शायद चूंकि मेरे पॉइंट हो गए थे पहले बड़े, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया होगा, या शायद मेरे जहन में ना आया हो। बहरहाल ये रेलिवेंट रिस्क है, आपने सही आइडेंटिफाई किया, शाबाश जी। अगर क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि हमारा एक मेजर सप्लायर था और हमें उसने सप्लाई करना बंद कर दिया, ठीक है, ये रिस्क सिग्निफिकेंट है। क्या हमें सीधा लिख देना चाहिए कि गोइंग कंसर्न का इश्यू है, या ये लिखना चाहिए इफ अल्टरनेट सप्लायर इज नॉट फाउंड? मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हम ये कहें इफ अल्टरनेट सप्लायर इज नॉट फाउंड। नहीं, कंडीशन डालने से सिग्निफिकेंस कम नहीं हुई, बल्कि हम उसे बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये इशू मजीद सवेर हो सकता है, जैसे वही बैंक वाला केस जी। ठीक है, वो इरेलीवेंट है। अगर आपको इंग्लिश में कोई एक आधा लफ्ज आगे पीछे लगता है कि करने से सेंटेंस बेहतर हो सकता है, वो आपकी अपनी जजमेंट है। वो चूंकि टेक्निकल इशू नहीं है इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसी तरह अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो आप मुझे अलहदा से बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्लास में उसको एज एरर डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगी। वो एरर, इस तरह की गलतियां होंगी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एरर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन? सेकंड एग्जांपल भी आ जाए। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल, इन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स, एक में रेशोज हैं, दूसरे में रेशोज नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए, दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आसान है, रेशोज वाला या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला? शाबाश, रेशोज वाला। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे तो हमने फिर दो काम करने होते हैं, रेशो कैलकुलेट भी करनी है, फिर उससे रिस्क असेसमेंट भी करने हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें उसने रेशो दे दी, हमारा काम आसान हो जाता है। अब हमने सिर्फ रिस्क असेसमेंट करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। तो है दोनों रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स के। तो पहले इजी वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड एग्जांपल। इसमें एक चीज मुझे बताइए कि उसने कंपैरेटिव में फिगर दी हुए साल की, पूरा साल 2010, पूरा साल 2011, यहां पे 8 मंथ्स की फिगर दी है। तो क्या हमें इसे 12 मंथ्स पे कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए जी? प्रोजेक्टेड डाटा निकालना हमारा काम नहीं, ये रीजन नहीं है। रेशोज यार, अच्छा मुझे बताइए, जनवरी के महीने की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 10% है, पूरे साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होगी जी? वो 10% ही रहेगी, क्योंकि पीरियड इंक्रीज करने से क्योंकि रेशो पर हमेशा याद रखिए दो फिगर्स होती हैं। रेशो जब कभी कैलकुलेट कर रहे हो तो हमें दो फिगर यूज हो, तो जब एक फिगर बढ़ती है तो दूसरी फिगर भी तो इंक्रीज हो रही होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसीलिए आपका नेट रिजल्ट सेम आएगा। आप सैंपल बेस पे किसी भी डाटा में 8 महीनों की फिगर एज्यूम करके उस पे जीपी रेशो कैलकुलेट करें, फिर उसे एक्स्ट्रापोलेट करके 12 महीनों की कैलकुलेट करके जीपी रेशो कैलकुलेट कर लें, वही आएगा। इसीलिए रेशोज परसेंटेजेस वगैरह जो होती हैं, इन्हें हमें 8 से 12 या 15 से 12 पे लाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट होती ना कि 10 लाख सेल्स है 8 महीनों की 10 लाख, फिर मैं आपसे कहता कि इसको 12 महीनों की कैलकुलेट करो। लेकिन रेशो परसेंटेज जो है, इनमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती इन्हें 12 महीनों पे लाने के लिए। अब बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी था। ये देख लें, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको।
gross profit ratio लिखा हुआ है, decrease in GP also indicate obsolescence of inventory or level of हाँ बिल्कुल, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो सेल्स क्या हुई होगी, तो जब सेल कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया, और स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया तो वो स्टॉक जिस मशीनरी से बनता है मशीनरी भी बेकार हो गई। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी? टाइम्स इंटरेस्ट, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न दूसरा नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का मतलब ये ना समझो इंटरेस्ट अर्न लिखा है तो इंटरेस्ट रिसीव इनकम है हमारी, नहीं नहीं, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। और ये क्या बताता है, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। अगर ये 8 आया, इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अगर इसको कैलकुलेट किया आंसर आया 8, इसका मतलब है आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप 8 दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है। बैंक फौरन अलर्ट हो जाएगा कि भाई लगता है करीब टाइम आने वाला है कि आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकेंगे। तो इसमें भी रिस्क है, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी पुअर हो जाती है, वीक है जी। और की क्वेश्चन? decrease in gross profit ratio, there may be misclassification between manufacturing and operating. बिल्कुल मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। भाई अगर कॉस्ट ऑफ, ये मैंने आपको कल एडिशनल पॉइंट बताया था, मैंने कहा था ये ऑप्शन लिखना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो गए, कम हो गए। एक रिस्क तो ये है कि एक्सपेंसेस हो सकता है रिकॉर्ड ही ना किए हो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसलिए कम हुए। दूसरा क्या ये भी रिस्क हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के एक्सपेंसेस एडमिन सेलिंग में रिकॉर्ड कर दिए गए हो सकता है कि नहीं। इसीलिए हम दोनों को मिस क्लासिफिकेशन को भी कवर कर देते हैं कि जब कभी किसी एक एरिया में एक्सपेंसेस बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, हम उसे अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट का रिस्क डिस्कस कर ही देते हैं। बाद में आपका दिल करे अगर तो उसे मिस क्लासिफिकेशन भी बता सकते हैं कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो सकता है किसी दूसरे अकाउंट से इधर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिए गए हो। अगर एक्सपेंसेस कम है तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ इस हेड के एक्सपेंसेस किसी दूसरे हेड में रिकॉर्ड कर दिए गए हो। ये मिस क्लासिफिकेशन होगी जी। नहीं, मार्क्स एलोकेशन कैसे होगी वो मेरा ख्याल है उसने इस नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेडिंग देने का आधा नंबर होता है, एक्सप्लेन करने का 1 नंबर होता है, और अगर प्रोसीजर्स भी दिए हो तो 1.5 नंबर प्रोसीजर्स के, तकरीबन एक रिस्क प्लस प्रोसीजर, रिस्क हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस प्रोसीजर्स, ये 3 नंबर का एक होता है। तो अगर आपको उसने कोई 17-18 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब आपको कम से कम 6 रिस्क और प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने चाहिए। अब यहाँ पे उसने रिस्क पूछे हैं सिर्फ, प्रोसीजर नहीं पूछे, 9 मार्क्स हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है हमें 4-5 तो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए 2-2 के हिसाब से। लेकिन कुछ रिस्क होते हैं जो ज्यादा अहम होते हैं, जैसे इसमें डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला रिस्क है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करते हैं। ठीक है, कुछ रिस्क नॉर्मली हम रिस्क को 1.5-2 लाइनों में खत्म कर देते हैं, लेकिन जो रिस्क ज्यादा अहम है क्वेश्चन में, अगर कोई ऐसे 1-2 रिस्क हैं उनकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगी, आई कैप ने उनको फिर मार्क्स ज्यादा एलोकेट किए होंगे। ठीक है, वरना नॉर्मली हमारी क्या होती है, हेडिंग का आधा नंबर, एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर। प्रोसीजर जब आएंगे तो प्रोसीजर में नॉर्मली होता है हमने 3 प्रोसीजर बताने होते हैं, हर प्रोसीजर का आधा नंबर, तो 1.5 नंबर उधर से आ जाता है। 3 नंबर एक रिस्क को आइडेंटिफाई प्लस एक्सप्लेन प्लस प्रोसीजर्स लिखने के 3 नंबर बन जाते हैं जी। जो डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसकी पहली इंडिकेशन है सेल में नॉट हैविंग कंप्लीटली रिकॉर्डेड, जी जी, मतलब कम रिकॉर्ड नहीं। जी जी, लेकिन आप फार्मूले में देखें तो जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स आता है, तो सेल्स के दोनों से कम होगी, मतलब सेल्स भी कम हो जाएंगे, जीपी भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या ये इंडिकेशन कैसे इसमें आती है?
जीपी हालांकि ज्यादा होगा और सेल्स उससे कम। नहीं, जीपी में अगर जीपी में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों आ रहे होते हैं, एग्रीड। जीपी आता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स से, एग्रीड। अगर जीपी रेशियो कम हो गई है, लॉजिकली जो मेरे जहन में आ रहा है कि या तो सेल्स कम हुई होगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हुई होगी। हम इस कंसेप्ट को लेके दोनों पे आइडेंटिफाई करें। सेल्स कम हुई तो हम सेल्स से डिवाइड भी तो करते हैं ना, कम से डिवाइड होगी तो फिर तो बढ़ेगी। हाँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ज्यादा ही होगी ना। सेल्स और जीपी, मैं आपकी बात मानता हूँ, सेल्स कम होने से जीपी रेशियो कम हुई होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो उतनी होगी, वो तो ओवरस्टेटेड होगी। ठीक है, अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल रिगार्ड नहीं करते, क्या इसका ये मतलब होगा सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो गई है? नहीं, सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की ज्यादा होती है जी। थर्ड एग्जांपल पे आइए। थर्ड एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम? इंटरेस्ट में? अच्छा, इंटरेस्ट के अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट में एक काम कीजिए, रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। इंटरेस्ट के एक्सपेंस के नीचे रिकग्निशन, इसमें जो लाइन है ना, अमाउंट ऑफ इनकम अपीयर्स टू लार्ज एज कंपेयर टू कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको काट दें। ये है वैसे ठीक, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, मतलब वो इससे एग्री नहीं करते इस लाइन, इसीलिए इसको पूरी लाइन हमारे सिर्फ ये लाइन रह जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम हैज बीन ए न्यू एरिया दिस ईयर, ये रिटेन करनी है, इसको नहीं काटना। इससे आगे वाली जितनी भी लाइन है सेंटेंस काट दीजिए। अब देखें, इन्वेस्टमेंट इनकम में क्यों रिस्क है, ये क्लियर हो गया आपको? भी पिछले साल था ही नहीं, इस साल आ गया, कहां से आया? नया एरिया, नई चीजों में आपको पता है रिस्क होता है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में सुने किस वजह से रिस्क है? पिछले साल इंटरेस्ट एक्सपेंस था, क्यों था? लोन लिया। कहां लिखा है क्वेश्चन में लोन लिया हुआ? 950। वो तो कह रहा है कैश एंड बैंक का बैलेंस। ये कैसे पता चला ये ओवरड्राफ्ट है? नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस बता रहा है ये ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किधर है इंटरेस्ट? ऊपर। अगर इंटरेस्ट ना होता आप कहते सर गड़बड़ है। अगर इंटरेस्ट, लोन तो होता इंटरेस्ट ना होता कहते गड़बड़ है। अच्छा, लोन होता इंटरेस्ट ना होता आप कहते गड़बड़ है। और अगर इंटरेस्ट है लोन नहीं है फिर गड़बड़ है कि नहीं? इस साल देखें यही सिचुएशन है, इंटरेस्ट है लोन नहीं। इस साल देखें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो हमने कहा भाई किधर इंटरेस्ट दिया हुआ है, लोन है ही नहीं, किधर? हाँ, अब कहे लोन रीपे हो गया होगा आखिरी महीने, कहे नहीं कहे ना। हाँ, अब भाई हम वो तो क्लाइंट बताएगा ना रीपे हुआ है कि नहीं, हमने तो नेगेटिव होके सोचना है ना। नेगेटिव होके सोचेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है के मिस्टर? हाँ, वो कतर वाली मिसाल दी थी ना कल आपको, कि किसी मोहल्ले में अगर खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाए और SHO आए तफ्तीश करने के लिए, किस माइंडसेट के साथ आए? इस मोहल्ले में तो सारे नेक लोग रहते हैं, किसी ने नहीं जुर्म किया होगा, कि हर एक पे शक करे, हर एक पे शक करे, फिर ही बंदा पकड़ा जाएगा ना। अब चाहे उनमें से कुछ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो मासूम होंगे, लेकिन उसने कहा तो काम की नेचर ही ऐसी है, तो हमारी ही काम की नेचर भी ऐसी है। हमने शक हर एक एरिया पे करना है। हो सकता है हर एक एरिया में मिस स्टेटमेंट ना निकले, लेकिन भाई शक करेंगे तो मिस स्टेटमेंट जो दो चार सामने आएंगी ना। ठीक है, इसीलिए हमने हमेशा नेगेटिव होकर सोचना है। वो क्लाइंट आगे जस्टिफाइड रीजन बताएगा, हमने देखना फिर जस्टिफाइबल है कि नहीं उसके रीजन। तो इसमें हम उससे पूछेंगे भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन है नहीं, किधर है? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐसे आ गया जी? इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम का पॉइंट भी क्लियर हो गया। और कोई इशू इस क्वेश्चन में? ये भी आई क्या आपके क्वेश्चन बैंक का है। अब आगे आ जाए, चारों क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है चारों में, वो क्वेश्चन 4 है, 4th एग्जाम्पल। जिसने ये केस स्टडी समझ ली उसने रिस्क असेसमेंट समझ ली, जिसने ये केस स्टडी समझ ली उसने रिस्क असेसमेंट। कितने स्टूडेंट ये वाली केस स्टडी करके आए हैं, रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करके आए? शाबाश। नहीं बट ठीक है, मुझे एतबार है। अच्छा बताइए, इसमें आपको कोई इशू, कोई चीज, कोई रिस्क जो समझ में ना आया हो? ये थोड़ा मसला होता है
कैलकुलेशन इसकी करनी है। अच्छा, क्या डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेशन शो करवाएंगे? बिल्कुल शो करवाएंगे, लाजमी शो करवानी है, उसके मार्क्स। मटीरियलिटी कैलकुलेट करते थे तो मटीरियलिटी की कैलकुलेशन शो करवाते हैं, बिल्कुल इसकी भी करवाने। जी, और की क्वेश्चन? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये किसमें? लास्ट जो पेज एंड पे है, पेज एंड पे रिस्क है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब देखिए, सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ फिक्स एसेट में। एक तो हमारा जनरल रिस्क होता है बाय डिफॉल्ट कि जब कभी आप फिक्स एसेट्स को कैपिटलाइज कर रहे हैं, रिस्क है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसक्लासिफिकेशन हो सकती है, वो उसने बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो जनरल रिस्क था ना। अब उसके बाद उसने काम की बात की, उसके क्वेश्चन से भी रिलेट करवाया। कैसे? उसने कहा देखे सेल्स कंपनी की डिक्रीज हो रही हैं, सेल्स कंपनी की, हालांकि कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च की है, लेकिन सेल्स इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो गई। मतलब क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो गए। फ्लॉप तो ये मशीनरी भी इंपेयर हो गई कि नहीं? और अगर ये इनटेंजिबल एसेट उसने बताया नहीं, लेकिन ये इनटेंजिबल एसेट हो सकता है ये न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, पेटेंट राइट्स वगैरह एक्वायर करने में खर्च हुए, फ्रेंचाइज एक्वायर करने में हमने खर्च किए हो, तो उसका मतलब ये भी बेकार हो गए। प्रोडक्ट बेकार हो गई हमारी तो फिक्स एसेट भी बेकार, प्रोडक्ट भी बेकार, फिक्स एसेट भी, इनटेंजिबल भी। इस वजह से इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क इधर भी आ रहा है। जी, क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में वो हमसे पूछा नहीं उसने इसमें, अगर पूछता कि हर रिस्क के आगे प्रोसीजर भी बताओ, तो उस सूरत में आप ये वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, इनको इसी तरह इकट्ठा लिखते कि अलग अलग? अलग अलग, शाबाश। क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑडिट प्रोसीजर्स अलग होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स के ऑडिट प्रोसीजर्स अलग होते हैं। जी, और की क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन में वो क्लियरली कह दे कि ये जो फिक्स एसेट खरीदे हैं ये उन प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते जो ऑब्सोलीट हो गई है, फिर हम इनमें रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे, और आज तक उसने क्वेश्चन में कहा नहीं इस तरह की बात, ठीक है, लेकिन अगर कह दे तो आपकी बात ठीक है, फिर तो जाहिर उनमें रिस्क नहीं है। लेकिन हम ये पॉइंट फिर भी लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट वाला। क्यों लिखेंगे फिर भी? क्योंकि नई वाली मशीनरी में रिस्क नहीं है, लेकिन जो पुरानी पड़ी हुई है वो तो इंपेयर हो गई ना, उसमें तो रिस्क है, तो हम फिर उस मशीनरी के लिहाज से रिस्क लिखेंगे। एक स्टूडेंट कहने लगा, ये आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया, कहने लगा सर क्वेश्चन में लिखा है उसने ड्यूरिंग द ईयर 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की, सेल्स पिछले साल भी 1000 मिलियन थी, सेल इस साल भी 1000 मिलियन है, आपने इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का रिस्क क्यों लिखा? महंगा इंक्रीज नहीं हुई, महंगा इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कम सेल हुई है। कहने लगा नहीं नहीं सर, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की तो पुरानी प्रोडक्ट तो जाहिर है नहीं बिकी, ये असल में हुआ यूं होगा पिछले साल की सेल 1000 है, इस साल जो पिछले साल वाली प्रोडक्ट है ना वो नहीं बिकी होंगी, उनकी सेल हुई होगी 500 और 500 नई वाली प्रोडक्ट बिकी होगी, तो नई वाली प्रोडक्ट ऑब्सोलीट नहीं हुई। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं? मैंने कहा रेस तो फिर भी आएगा क्या कि अब पुरानी वाली तो ऑब्सोलीट हो गई ना, अब तो पुरानी वाली ऑब्सोलीट हो गई, तो हमें उसको भी तो एनआरवी में लिखना चाहिए। चलो नई नासिब रेस तो उधर अपनी जगह पे खड़ा है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रही हैं, सेल्स नहीं बढ़ रही जहाँ आगे बढ़नी चाहिए थी, तो प्रोडक्ट भी ऑब्सोलीट, फिक्स एसेट भी, इंटेंजिबल एसेट। जी ज्यादा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि गाड़ी में नया मॉडल आती है हमेशा पुरानी वाली का वैल्यू डाउन होती है ना, नई। हाँ नहीं, गाड़ी का नया मॉडल आता है तो क्या इससे गाड़ी जो शोरूम है उसके पास 10 गाड़ियां हैं,
गाड़ी का नया मॉडल आया, क्या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। नई गाड़ी में ना सही, पुरानी की वैल्यू तो कम होगी ना। इसी तरह मोबाइल्स में भी है, ठीक है। तो रिस्क तो फिर इन्वेंट्री में ही रहता है, नई नई पुरानी में भी आना तो इन्वेंट्री में ही है। तो हम अगर ये कह देते हैं कि देयर इज ए रिस्क ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो हमारी बात गलत नहीं होती जी। This year, physical verification of stock had not been carried on. ठीक है, वो ये रन पे ठीक है। हमने जो ऊपर सॉरी हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा पॉइंट, ये इनाम लो मेरी तरफ से। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन इनका सुना। उन्होंने कहा सर ये नीचे लिखा हुआ है कि दिस ईयर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक हैड नॉट बी कैरिड आउट ऑन नवंबर 30 ईयर एंड है कि नवंबर 30 पे हमने स्टॉक टेकिंग नहीं की, बल्कि स्टॉक टेकिंग की 15 दिसंबर को। लेकिन फिर ऊपर नवंबर 30 के फिगर्स में उसने स्टॉक का बैलेंस भी दिया हुआ है। बताइए कैसे पॉसिबल है कि 30 नवंबर को स्टॉक काउंट नहीं हुआ, 15 दिसंबर को हुआ, फिर भी 30 नवंबर का स्टॉक काउंट है। रिकंसिलिएशन। जैसे आप कहते होते हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने आता है, पहला सवाल आपका क्या होता है? सर आपकी सैलरी कितनी है? यही पूछते हैं ना, कोई नहीं बताता। आपका क्वेश्चन गलत होता है। आइंदा जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले, उससे आपने ये नहीं पूछना आपकी सैलरी कितनी है, उससे आपने पूछना है सर आपके खर्चे कितने हैं महीने के। हाँ भाई, जितना रिकंसिलिएशन बन जाएगी नहीं है सर, और सर आप बचाते हैं कितना है, ठीक है, वो उधर इनकम आ जाएगी। तो मुझे बताएं, अगर हमने 30 नवंबर पे स्टॉक काउंट नहीं किया, 15 दिसंबर पे कर लिया, क्या 30 नवंबर के स्टॉक काउंट पे पहुंच सकते हैं? अच्छा अब देखें, अब ये क्वेश्चन जो है, अब चलिए अब डिस्कस हो रहा है, तो आईकैप की केस स्टडी भी इसी इशू के ऊपर बने थे। बताइए 15 दिसंबर से 30 नवंबर पे कैसे पहुंचेंगे? बताइए। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की जो दरमियान की सेल्स हैं उनको कर देंगे ऐड, एडजस्ट कर देंगे, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करते हैं, परचेजेज को कर देंगे लेस 30 नवंबर के बाद। उन्होंने इसी तरह रिवर्स वर्किंग के जरिए से कैलकुलेशन की है। लेकिन अगर आईकैप आपसे पूछे कि इस पे आप ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, ये तो अकाउंटेंट वाला काम हो गया ना, अकाउंटिंग में करते हैं कि रिवर्स वर्किंग कर ली। एज ऑडिटर हम देखेंगे कि क्या क्लाइंट का ये इंटरम पीरियड की सेल्स का रिकॉर्ड और परचेज का रिकॉर्ड ये रिलायबल है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। एज ऑडिटर एडिशनली हमने ये भी देखना है, अगर ये रिकॉर्ड सही नहीं तो इसका मतलब है हमारी वर्किंग भी बाय डिफॉल्ट सही नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर क्लोजिंग डेट, बैलेंस शीट डेट पे स्टॉक काउंट ना भी हो सके, आगे पीछे किसी डेट पे स्टॉक काउंट करके हम बैलेंस शीट डेट पे पहुंच सकते हैं स्टॉक पे। शर्त क्या है? हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल होना चाहिए जी। और कोई क्वेश्चन? जी नहीं, हर तरह से होता है, हर तरह से होता है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है जी। जी केस स्टडी 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिस्क कैसे है? पॉइंट समझ नहीं आया? कौन सा पॉइंट? ये इंटरेस्ट है, सुन ले कोई बात। वैसे बाकी सारा समझ आ गया ना? चलो ठीक, मैं समझा देता हूँ। रिवर्स गेयर लगा लो, चल लग गया रिवर्स। केस स्टडी 3 में आ जाए। केस स्टडी 3 में इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखें ना, सिर्फ तो लगता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस में मसला कोई नहीं। ये 2007 में भी तकरीबन उतना ही था, 2008 में भी तकरीबन उतना ही है, अगर सिर्फ इस फिगर को देखें। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर किसी दूसरे एरिया से रिलेट कर रही है उसे लिंक करके रिस्क असेसमेंट करने हैं। तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे लोन की अमाउंट दी है उससे लिंक हो रहा है? लिंक हो रहा है?
कि नहीं? मुझे बताइए, लोन की अमाउंट है 950, इंटरेस्ट है 105, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जरा कैलकुलेट करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 9 पॉइंट समथिंग %। इस साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें क्या है? इस साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाँ, इस साल का कैलकुलेट, क्यों? लोन है ही नहीं। यही तो हमारे लिए परेशानी की बात है कि भाई इस साल लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट किसको दे दिया है? किसको दे दिया है? ये एक दूसरे को तो कोई फ्रॉड करके पैसे नहीं देते, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया कि पिछले साल था तो इस साल भी डाल देते इंटरेस्ट की एंट्री। तो यही हमारे लिए इसी वजह से रिस्क है कि पिछले साल तो समझ में आता है क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि पिछले साल ओवरड्राफ्ट था, लोन लिया था। इस साल इंटरेस्ट का होना मशकूक है क्योंकि लोन कोई नहीं है जी। चलिए, फोर्थ एग्जांपल में और कोई इशू? दो बातें और सुन लीजिए। एक ये आखिरी रिस्क देखें, आखिरी रिस्क आपको समझ आ गया, रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न। देखिए, गोइंग कंसर्न को बहुत से इश्यूज इफेक्ट करते हैं, बहुत से इश्यूज, वो लिस्ट हमने पढ़नी है गोइंग कंसर्न वाले टॉपिक में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहे कि करंट रेशो डिक्रीज हो रही है, हम कहेंगे लिक्विडिटी इशू, लिक्विडिटी पोजीशन वीक है। अगर सिर्फ इतना कहे क्विक एसेट रेशो डिक्रीज हो रही है, लिक्विडिटी पोजीशन वीक हो रही है। अगर कहे कि हमारी जीपी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे ठीक है लिक्विडिटी इशू। लेकिन अगर ये 3-4 इश्यूज इकट्ठे आ जाए, फिर हमें क्या सिर्फ लिक्विडिटी इशू कह के बात खत्म कर देनी चाहिए कि बात थोड़ी बढ़ानी चाहिए? हमें भी, हम भी रिस्क को ज्यादा स्वेयर कर देंगे। एक है लिक्विडिटी इशू का रिस्क, एक है गोइंग कंसर्न का रिस्क। लिक्विडिटी इशू का रिस्क थोड़ा कम है, लेस स्वेयर है, गोइंग कंसर्न का रिस्क ज्यादा स्वेयर है। तो जब 2-3 चीजें इकट्ठी हो जाए जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को इफेक्ट कर रही हो, तो फिर हम उन्हें अलग-अलग लिक्विडिटी पोजीशन कह के नहीं सॉल्व करते, फिर क्या करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके कहते हैं गोइंग कंसर्न का इशू है। ये बात समझ आ गई? और इस क्वेश्चन में एक गलती थी, आपने नहीं आइडेंटिफाई की। इसका क्या क्या चीज? नहीं, इसमें सॉल्यूशन की पहली लाइन में गलती है। अच्छा, बताने लगे, बताइए क्या गलती है? जीपी आना है? और भैया नहीं, ये आपने कैलकुलेशन नहीं देखी, कैलकुलेशन गलत है भाई। 4300 को 6700 से डिवाइड करें, कभी 36% आएगा? तो बताइए, यही गलती है। इसको 64 नहीं करना, बल्कि जो 4300 है इसको 2400 करना है। भाई सिखाया क्या है? जब दो चीजों में इनकंसिस्टेंसी हो तो क्या सोचना है, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है? भाई दोनों गलत हो सकते हैं। आप कह रहे हो नहीं परसेंटेज गलत होगी, ये फिगर्स तो ठीक है, आपको एज आइटर सोचना चाहिए फिगर भी गलत हो सकते हैं। तो ये असल में डिफरेंस की बजाय डायरेक्ट वही फिगर यूज कर ली गई है, हालांकि डिफरेंस आना चाहिए था ना, सेल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, कल के लिए होम असाइनमेंट वॉल्यूम 2 दिखाइए। कल के लिए होम असाइनमेंट सुन लें। अच्छा, अगर आप ऐसे कहेंगे ना, मैं तो शुरू के 10 क्वेश्चन दे दूंगा, अभी मुझे छोटे छोटे सेलेक्ट करने दें। वॉल्यूम 2 निकाल भाई जल्दी से, नोट कीजिए। वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन चैप्टर 10। अच्छा, अगर ये क्वेश्चंस करते हुए किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आ जाए ना कि प्रोसीजर भी बताने हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा। अभी हमने प्रोसीजर नहीं पढ़े। चैप्टर 10 के बाद हमारी कोशिश होगी चैप्टर 12 पे चलें, क्योंकि प्रोसीजर चैप्टर 12 में है। असूली तौर पे तो 10 रिस्क असेसमेंट के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर आता है, लेकिन चूंकि एग्जामिनर रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ रहा है, तो इसीलिए 10 के साथ हम 12 को कर लेंगे, फिर बाद में 11 को कर लेंगे। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
4 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8। ये जो कल दोबारा पूछ रहे हैं ना, ये भैया आपने बताना है। कल इनकी असाइनमेंट लाजमी चेक करूंगा जी। आज का लेक्चर खत्म।